जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 12 मैथ्स का जो मॉडल पेपर है उसे सॉल्व किया जा रहा है। यह आपका इस मॉडल पेपर सॉल्यूशन का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक का सॉल्यूशन आप लोगों को बताया और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 51 और उसके बाद का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग सबसे पहला नंबर देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको दो समांतर रेखाएं दिक् अनुपात यानी कि इफ़ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपका दिया गया है ये और ये, तो इसमें आपको पूछा जा रहा है ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर याद रखिए अगर दो लाइन है आपका तो दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए इसका ए है, इसका 4 है और इसका 8 है और दूसरे लाइन का 15, 12 और 24 है, तो इसका रेशियो जो होता है हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। जैसा देख सकते हैं a/15 इक्वल टू 4/12 इक्वल टू 8/24। अगर इधर देखा जाए तो 4 एका 4, 4 तिया 12, 8 एका 8, 8 तिया 24, 1/3 1/3, तो इसको भी 1/3 होना चाहिए। तो यानी कि a/15 इक्वल टू 1/3 होना चाहिए, यानी कि a को होना चाहिए 15/3, 3 5 जा 15, ये आपका a का जो वैल्यू निकल जाता है वो 5 निकल जाता है। तो 5 हमको दिख रहा है किस ऑप्शन में? बी में दिख रहा है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सेम उसी तरह का प्रॉब्लम है। दो समांतर रेखाओं का दिक् अनुपात, कहने का मतलब डायरेक्शन कोसाइन, ये और ये दिया गया है। तो b3/b1 का वैल्यू आपको निकालना है। तो हम जान रहे हैं कि जब पैरेलल लाइन है तो इसका डायरेक्शन रेशियो a1/b1 याद रखिए इक्वल टू a2 बाय क्या हो जाएगा b2 इक्वल टू a3 बाय क्या हो जाएगा b3 हो जाएगा। और यहाँ पूछ रहा है कि आपका b3/b1 आपको निकालना है। तो b1 इसमें है, b3 इसमें है, तो ऐसा काम करते हैं, इसको हम लोग नेगलेक्ट करते हुए इसको उठाते हैं a1/b1 इक्वल टू a3/b3 को। अब क्या करते हैं, इस b3 को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऊपर चला आएगा और इस a1 को हम इधर नीचे ला सकते हैं। तो ये हमारा हो गया b3/b1 है ना, इक्वल टू ये a3/a1 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए b3/b1 ही पूछ रहा था ये, तो a3/a1 आता है, तो a3/a1 जो है आपको c में मिलता है, तो c इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 आप देखिए यहाँ पर ये हमको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें आप देख रहे हैं कि क्या दिया गया है कि दो परस्पर लंब रेखाओं यानी कि इसमें दो लाइन जो है आपका परपेंडिकुलर है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन 357, इसका डायरेक्शन रेशियो जो है 357 है और दूसरे का इतना है, तो आपको वैल्यू निकालना है 3a + 5b। सिंपल है, जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो निश्चित रूप से इस दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट होगा वो आपका 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 3 × a करेंगे हम लोग और उसके बाद 5 × b करेंगे प्लस 7 × 2 करेंगे तो यह 0 के बराबर हो जाएगा। ये 3a + 5b इक्वल टू -14 निकल जाता है और यहाँ -14 जो है हमको d में देखने को मिल रहा है, तो d इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इस चीज़ को अगर आपको डाउट हो, जैसे कि फॉर्मूला a1b1 + a2b2 + a3b3
अगर जो हमारा दो लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो एक का A1 B2 A3 है, दूसरे का B1 B2 B3 है, और इसका प्रोडक्ट जो होता है इस तरह से करने पर 0 आता है। तो ये सब डिटेल में समझाया गया है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर उस चैप्टर को खोलकर, यानी कि प्लेन को खोलकर, उसमें ये सब चीज़ लाइन को खोलकर, माफ़ करेंगे, लाइन को खोलकर स्ट्रेट लाइन से संबंधित प्रॉब्लम को देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। वेरी सिंपल, इसमें आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि जो इसका कंपोनेंट है 5 -1 और 1 सब का स्क्वायरिंग कर दीजिए और रूट के अंदर में डाल दीजिए। तो यही इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा 25 + 1 प्लस 1, जो कि आपका 27 आता है। और 27 को हम लोग 3√3 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 27 को 3 × 3 × 3 लिखते हैं और 3√3 हो जाएगा। यह आपका बी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 रो और 2 कॉलम, 1 रो और 2 कॉलम। तो इस दोनों को हम इक्वल तभी कह सकते हैं जबकि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, यानी कि 5a - 8 जो है आपका a के बराबर हो जाए और यह 2b - 1 जो है आपका b के बराबर हो जाए। तो इससे आप देख सकते हैं कि 4a = 8 निकलता है। a का वैल्यू निकल गया हमारा 8/4 = 2 निकल गया। और इससे जो है b का वैल्यू b - 1 = 0, b = 1। तो 1 यानी कि 2 और 1 हम कहाँ देख रहे हैं, b में देख रहे हैं। और यही a और b का मान निकालना था, 2 और 1 आपका हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका b हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 जो है आपका यही है, 56 देख रहे हैं। तो 56 में ध्यान से देखिए कि ये आपका रो 1 है, रो 2, ये रो 3 है, और इधर से कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 है आपका। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर पहले रो के लिए ऑपरेशन हम लगाते हैं R1 + R2 को लगाते हैं, तो देखिए हमको क्या मिलता है। हमको मिलता है इस डिटर्मिनेंट में 14 + 3 17 मिलता है, और 16 + 8 यह 24 मिलता है, और 17 + 9 ये आपका 26 मिलता है। उसके बाद चूंकि सेकेंड रो में किसी तरह का परिवर्तन नहीं है तो 3 8 9 लिख देंगे हम लोग। और थर्ड रो जो है आपका 17 24 और 26 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि तीसरा रो और यह पहला रो जो है आपका सेम है। अगर दो रो आइडेंटिकल होता है तो इसका वैल्यू हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो इसीलिए हमारा सही आंसर जो है 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में हम क्या करते हैं कि ये हमारा कॉलम 2 है और ये कॉलम आपका 3 है। तो कॉलम 2 के लिए कॉलम 2 + कॉलम 3 हम कर देते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कॉलम 2 का एलिमेंट चेंज होगा। ये 2 5 और 7 तो रहेगा ही। अब कॉलम 2 का जब एलिमेंट लिखेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो 1 + 1 ये 2 हो गया, 2 + 3 ये आपका 5 हो गया, 3 + 4 ये आपका 7 हो गया। उसके बाद C3 में किसी तरह का परिवर्तन नहीं। अब यहाँ फिर हम देख रहे हैं कि दो कॉलम जो है इसका आइडेंटिकल है, इसीलिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो सही आंसर जो है आपका D हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो sec θ × cos θ करेंगे। तो sec θ × cos θ कर दिए, फिर माइनस लेते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है आपका माइनस में है तो sin θ × cosec θ माइनस sin θ × cosec θ। अब याद कीजिए sec θ × cos θ 1 होता है। अब फिर उसके बाद इसका भी वैल्यू आपका 1 होता है।
है ना। यानी कि 1/sin θ लिखेंगे, sin थीटा कट जाएगा तो 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह से इसका वैल्यू निकलता है आपका 2। तो 2 हमारा किस ऑप्शन में है, सी में है। अब यहाँ पर आपको फिर से आ गया यह आपका मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आपका 2/2 ऑर्डर का है, यह भी 2/2 ऑर्डर का है। इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा 2/2 ऑर्डर का ही निकलेगा, है ना। ये दोनों को हटा दीजिए। अब पहले रो का एलिमेंट दूसरे पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये आपका क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। क्या है, ध्यान दीजिएगा, यूनिट मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह मैट्रिक्स वही आता है। यानी कि यहाँ यह आपका आने वाला है 5 3 7 4 ही आएगा, चूँकि यह यूनिट मैट्रिक्स है। ये चीज़ हमको कहाँ पे मिल रहा है, 5 7 3 4, जो कि बी में मिल रहा है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यूनिट मैट्रिक्स के साथ यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं तो यह आपका ए ही हो जाएगा। और आई यूनिट मैट्रिक्स को 2 बार भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आई ही होगा। यूनिट मैट्रिक्स को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम यूनिट मैट्रिक्स को, तो ये आई ही होगा, यूनिट मैट्रिक्स ही होगा। अब चाहे यूनिट मैट्रिक्स को कितना बार भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वह यूनिट मैट्रिक्स ही होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में देख रहे हैं कि ये पहला रो और कॉलम 2, तो 1 रो 2 कॉलम, और इसमें क्या है कि 2 रो और 1 कॉलम है। तो ये 2 2 हटा दीजिए, तो अब जो इसका प्रोडक्ट आएगा 1/1 मैट्रिक्स हो जाएगा आपका। तो 3 × 3 ये आपका 9 हो गया, और फिर 7 × -1 तो ये -7 हो गया आपका। और ये चीज़ जो है आपका 2 आता है। तो 2 हम देखेंगे कहाँ पे है, तो ए में हमारा 2 करेक्ट आंसर दिख रहा है। अब इसके बाद हमारा 61 जो है 1/1 मैट्रिक्स है, और 61 में पहला मैट्रिक्स, और दूसरा जो है आपका 1 रो और यहाँ पर 2 कॉलम है। तो इसको जो है 1/2 का मैट्रिक्स आना चाहिए। तो पहला रो का पहला एलिमेंट -4 5 × 20 हो गया। उसके बाद ये हो गया, और उसके बाद जो है -4 × 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 + 24 हो जाएगा। यानी कि यह 1/2 1 रो और 2 कॉलम, -20 और 24 जहाँ ऑप्शन मिलेगा हम उसमें करेक्ट आंसर कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि ये चीज़ जो है आपको मिल रहा है किसमें, बी में मिल रहा है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए आप, इसी मैट्रिक्स का क्या रूल है कि अगर कोई भी स्केलर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई होता है। तो 3 × 1 हो गया, 3 × -1 हो गया, -3 3 × 2 6 हो गया, 3 × 3 9 हो गया। अब ये मैट्रिक्स ढूंढ लीजिए आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। ये आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 63 का जो है मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, और यहाँ कंस्ट्रेंट आपको दिया गया है x + y < 10 और x > 0। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में जाते हैं तो x > 0, तो सारा वैल्यू x से हमारा ऊपर ही आ रहा है। अब इसको जो है सॉल्व करने के लिए x + y = 10 कंसीडर करते हैं। अब यदि x का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 10 मिलता है। अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 10 मिलता है। तो यहाँ से हम 10 पर गए, 10 0 पर गए, और इधर से जो है 0 10 पर आए, और उसके बाद इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। अब इसमें से क्या को पॉइंट मिला आपको, ये 0 0 एक पॉइंट और एक पॉइंट 10 0। ध्यान दीजिएगा, एक 0 0 आपका पॉइंट मिला, एक 10 0 मिला पॉइंट, और एक 0 10 मिला। ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर कंस्टेंट आपका z = x + 2y है। तो यहाँ अगर 0 0 इसको रखते हैं तो z का वैल्यू 0 ही होता है। अगर 10 0 रखते हैं तो z का वैल्यू 10 + 2 × 0 = 10 आता है आपका। अब यदि हम 0 10 रखते हैं इसमें
तो यहाँ पर x के जगह पर 0 और 2 इंटू 10 यानी कि 20 हो जाता है। अब ये जो 20 है आपका कैसा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू 20 हमको किस में मिल रहा है, यहाँ C में मिल रहा है, तो C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ठीक उसी तरह से यह 64 भी है आपका, यहाँ भी मैक्सिमम ही वैल्यू निकालना है और ये कंस्ट्रेंट आपको दिया गया है। तो इसका जब ग्राफ खींचिएगा ना आप, तो ये जो ग्राफ आएगा आपका ये 0.250 आता है और यहाँ पर जो है 0.25 मिलता है कि नहीं, x और y का वैल्यू आप रखते हैं। तो अब देखिए यहाँ भी आपको 3 पॉइंट मिला है, एक 0 0 मिला हुआ है और एक 0.25 मिला और एक 25 0 मिला। और कंस्ट्रेंट में से ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा ये है z = 5x + y है। तो अब इसमें आप इसको रखते हैं तो 0 ही आता है, इसको रखिए तो x के जगह पे 0 रख दिए, y के जगह पे 25 रख दिए, तो ये आपको दे देता है -25। उसके बाद 5x के जगह पे यहाँ 25 रखिए तो ये 125 हो गया और y के जगह पे 0 रखिए तो ये आपका 0 हो गया। तो फाइनली 125 आता है, जो कि आपका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। कैसा वैल्यू है भैया, ये मैक्सिमम वैल्यू है आपका 125। तो इसलिए 125 जो कि बी में हमको दिख रहा है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 64 उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 65। तो 65 में हम सेम उसी तरह का देख रहे हैं और यहाँ पर इसका न्यूनतम मान निकालना है। ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले इसका ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचने के लिए इसको कंसीडर कीजिए 2x + y को = 4 के। अब इसमें से 2 पॉइंट कम से कम आप निकालिए। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू हमको 4 मिलता है। अगर y का वैल्यू यहाँ 0 रख देते हैं, देखिए यहाँ 0 रखिएगा तो 2x = 4, x = आपका 2 निकल जाएगा। अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक पॉइंट हमको मिलता है 0,4, एक पॉइंट मिलता है, माफ़ करेंगे, एक पॉइंट मिलता है 0,4 और दूसरा पॉइंट मिलता है 2,0। अब इसको मिला दीजिए इस तरह से, है ना। अब चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये लेस देन है, 4 से लेस देन है, 0 0 रखेंगे तो 4 से लेस देन ही होगा, तो शेडेड पोर्शन हमारा इधर ही हो जाएगा। अब ये हमको क्या पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया और इसमें मिनिमम वैल्यू निकालना है। और यहाँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है z = x + y है। एक बार 0,4 रख दीजिए तो z का वैल्यू 4 हो जाएगा, किस पर, 0,4 पर। और z का वैल्यू जो है 20 पर 2 हो जाएगा, है ना, 20 पर 2 हो जाएगा। और z का वैल्यू 00 पर 00। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे छोटा मान जो है आपका 0 ही है, तो इसलिए इसका न्यूनतम मान जो हो जाएगा यानी कि मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए i + j है, डॉट प्रोडक्ट j + k है, तो i डॉट j आ जाएगा, i डॉट j हो जाएगा, फिर प्लस i डॉट k हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पर हो जाएगा j डॉट j हो जाएगा, फिर j डॉट k हो जाएगा, j डॉट k हो जाएगा। आप याद कीजिए, अनलाइक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है और लाइक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो अब ये चारों को ऐड कर दीजिए तो ये 1 ही आता है, तो 1 हमको मिलता है कहाँ पर, ए में मिलता है। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला पर आधारित है, मेमोरी पर बेस्ड है। cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x², जो कि होता है 2 tan इनवर्स x होता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद यहाँ पर अगर x का वैल्यू -1 से 1 के बीच होता है तो sin इनवर्स x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो sin इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2 होता है,
तो यह साइन इन्वर्स एक्स रह गया, कॉस इन्वर्स उधर चला गया, तो कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। तो π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स हमको कहाँ पे मिल रहा है देखने को, ये बी में मिल रहा है। तो इसलिए 68 का जो है आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए यह भी फॉर्मूला पर आधारित है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे कि ये जो होता है आपका tan इन्वर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई होता है। और ये चीज़ आपको कहाँ पे मिल रहा है देखने को, ये यहाँ पर ए में देखने को मिल रहा है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। तो क्वेश्चन नंबर 70 आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका साइन इन्वर्स साइन 4π/5 है। और आप ऐसे देखेंगे तो आपका मन जो है तुरंत कहेगा कि इसका आंसर 4π/5 होना चाहिए। तो लेकिन 4π/5 में अगर आपने ऑप्शन लगा दिया तो यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो एंगल होता है, एंगल हमेशा -π/2 से लेकर π/2 के बीच होता है, तभी यह फंक्शन जो है आपका इन्वर्स फंक्शन डिफाइन होता है। इन्वर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए एक कंडीशन ज़रूरी है कि एंगल जो होता है -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। अब यहाँ 4π/5 जो है 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन इन्वर्स तो लिखेंगे ही, और यह साइन जो है 5 π-π/5 लिख देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, अब देखिए यहाँ साइन इन्वर्स हुआ और ये साइन हो गया, उसके बाद यहाँ पर π-π/5 हो जाता है आपका। अब इसको क्या लिख सकते हैं, π-π/5 यानी कि साइन π/5 ही हो जाएगा, और यहाँ साइन इन्वर्स है इसके साथ। या अब यहाँ साइन इन्वर्स साइन एक दूसरे को कैंसिल करेगा और यह π/5 आपको दे देगा। तो π/5 में हम जब टिक लगाएंगे तब ये हमारा सही होगा, नहीं तो ऐसे कीजिएगा तो ये गलत कहलाएगा। समझ गए। अब यहाँ पर जो 71 नंबर का क्वेश्चन है, इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाता है, ये याद रखिए, ये साइन इन्वर्स है, इसका वैल्यू जो है -1 से लेकर 1 के बीच होता है। और यह जो वैल्यू है आपका ऐसे आना चाहिए √3 + 1/2√2 हो गया। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका इसी के बीच कहीं ना कहीं वैल्यू आता है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर इतना लिख सकते हैं, 71 का जो है आंसर आपका ए हो जाएगा। तो 71 आपका ए। उसके बाद 72 जो है यह भी डायरेक्ट फार्मूला पर है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस √1 - x स्क्वायर इंटू √1 - y स्क्वायर। तो ये फार्मूला पर आधारित है जो कि हमको आंसर ए में देखने को मिल रहा है, इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो है आपका होता है π/2, यानी कि साइन π/2 हो जाएगा। चूँकि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा कि इसका जो वैल्यू होता है π/2 होता है, और साइन π/2 कहने का मतलब साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री जब होता है साइन के साथ तो इसका मान 1 होता है। तो ये हमारा 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ यह भी फार्मूला पे आधारित ही है, इसका जो वैल्यू होता है π/2 होता है। याद रखिए साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x π/2 होता है, tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x π/2 होता है, और सेक इन्वर्स x प्लस कोसेक इन्वर्स x भी π/2 ही होता है। तो यहाँ कॉस आपका π/2 आ गया जिसका वैल्यू 0 होता है, तो 0 हमको ए में देखने को मिल रहा है। इसके बाद tan है, और tan है आपका, और यहाँ पर 1/2 है, और ये जो है π/2 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि tan π/4 हो गया, और tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। तो 1 जो है हमारा 75 में किस में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है किसमें, सी में दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा सॉल्व होता है। अब हम लोग देखते हैं 76 को। तो 76 में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो 1/6 आपको दिख रहा होगा, है ना, ये 1/6
है आपका, और 1/6 तो आपका बाहर चला आएगा। अब x पर पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये 6 इंटू एक्स पर पावर 5 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1/5 है तो ये आपका -1/5 हो गया। और उसके बाद sin 5x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है यह cos 5x होता है, और फिर 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 हो जाएगा। यहाँ से 5 कट गया, यहाँ से आपका 6 कट गया, तो x पर पावर 5 माइनस cos 5x, तो x पर पावर 5 माइनस cos 5x हमको c में देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जो होता है आपका हो जाता है 2x हो जाता है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाता है। अब फिर e टू दी पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन जो होगा e टू दी पावर 3x ही होगा, और 3x का डिफ्रेंशिएशन आपका 3 हो जाएगा। और साइन 3x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये आपका cos 3x होता है, और इस 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ढूंढ लेते हैं, ये कहाँ है आपका 2x है, 3e टू दी पावर 3x है, और 3 cos 3x है आपका, तो यहाँ पर हमको b में देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए cos स्क्वायर 3x है यहाँ पर, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का है। तो सबसे पहले इसको जो है हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, cos 3x को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, cos 3x के रेस्पेक्ट में। अब फिर cos 3x को जो है हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, या 3x के रेस्पेक्ट में। अब फिर 3x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो अब याद कीजिए कि अगर x स्क्वायर रहता है तो हम उसका डिफरेंशिएशन 2x लिखते हैं, तो इसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन 2 cos 3x हो जाएगा। अब फिर cos 3x का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस साइन क्या होता है 3x होता है, और उसके बाद यह 3x का डिफरेंशिएशन जो है 3 हो जाएगा। तो -3 इंटू 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। अब -3 या 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x को साइन हम लोग 6x लिखेंगे, तो -3 साइन 6x जो है हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, सी में देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 79 है ना, log 99x है, तो इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। इसका जो डिफरेंशिएशन हम लोग लिखेंगे 1/99x तो लिखेंगे ही, अब फिर 99x को हम 99x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 99 आ जाएगा। फाइनली 1/x हमको मिलता है, तो 1/x जो है हमारा सी में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, ये आपका एक प्लेन है, प्लेन का मूल बिंदु से दूरी, तो डिस्टेंस फार्मूला पर चले जाइए। कहाँ चले जाइए, डिस्टेंस फार्मूला पर। डिस्टेंस कहता है कि 7x1 + 8y1 + 2z1 - 12 बाय √7 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ये भैया फार्मूला हो गया। यहाँ पर x1 y1 और z1 के जगह पर आपका लग जाएगा कितना, 0 0 और 0 लग जाएगा, यानी कि यही मूल बिंदु हो गया। यहाँ पर 0 रखिए तो 0 हो जाएगा, y1 का वैल्यू 0 रखिए तो 0 हो जाएगा, z1 के जगह पे 0 रखिए तो 0 हो जाएगा। तो -12 बाय 7 49 8 8 64 और 2 दूना 4, तो 4 4 8 दूना 16 1 17 के साथ 6 4 10 1 11, रूट आपका आ गया 117, और ये हमेशा मॉड में रहता है, तो यानी कि मॉड इसको पॉजिटिव में ले लेना है, तो 12/√100 117 आपका आ गया, जो कि आपको कहाँ पे मिल रहा है,
ये डी में मिल रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कहता है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द प्लेन दिस। तो इस प्लेन के पैरेलल हमको एक इक्वेशन निकालना है। तो आपको क्लास 10 में भी पढ़े होंगे कि पैरेलल लाइन का इक्वेशन में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है। यहाँ चूँकि प्लेन है, तीन वेरिएबल है, तो c1/c2 सेम रेशियो में होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि इस प्लेन का जो इक्वेशन जो कि इसके पैरेलल होगा, तो इसमें यह x - 5y + 7z यही चीज़ या इसका रेशियो हमको मिलना चाहिए। यही चीज़ हमको देखिए x - 5y + 7z सेम टू सेम मिल गया। और इसके बाद जो है कांस्टेंट के जगह पर, जैसे यहाँ 11 है तो 11 के जगह पर कोई दूसरा कांस्टेंट हमारा आ सकता है। क्योंकि यहाँ दूसरा कांस्टेंट आपका 12 आ गया है, तो चलेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग समझ रहे होंगे। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 में जैसा कि देख रहे हैं 7i - 8k का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप जो है इसको 7i वेक्टर - 8k वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट 7i वेक्टर - 8k वेक्टर। याद रखिए स्क्वायर जब रहे तो आपको डॉट प्रोडक्ट ही लिखना है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का कैसे होता है आपको पता होगा कि यह जो x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब फिर उसके बाद जो है y कंपोनेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। तो यह आपका 49 + 64 आ जाता है। और यह चीज़ आपका हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 13 113 आता है। तो 113 जो है हमारा ऑप्शन बी में देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 83। तो 83 में कह रहा है कि सदिश i - k की दिशा में इकाई सदिश, यानी कि आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, i - k वेक्टर जो होगा इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो i वेक्टर - k वेक्टर तो होगा ही, और इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर, यानी कि i यूनिट वेक्टर - k यूनिट वेक्टर /√2 जो है इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कहाँ पे है, यह ऑप्शन आपका ए में है। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इस दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो x कंपोनेंट यहाँ क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमको दिख रहा है 1 और यहाँ पर दिख रहा है 7। अब फिर y कंपोनेंट में ये 2 - 2 दिख रहा है और यहाँ पर y कंपोनेंट कुछ है ही नहीं, तो 0 हो गया। उसके बाद z कंपोनेंट ये 3 आपका और यहाँ आपका 6, तो यहाँ पर 7 हो गया। और फिर चौथिया 18 18, तो 7 + 18 इक्वल टू 25। तो 25 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। तो 85 में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि यह जो प्लेन है आपका x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। तो यहाँ पर आपको निकालना है द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस में क्या इंटरसेप्ट कट करता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह जो आपका x एक्सिस को कट कर रहा है, तो x पर कोई भी पॉइंट जो होगा ये आपका a00 के फॉर्म में आपका होगा। तो अब a00 जो है इसको निश्चित रूप से सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। ये प्लेन मान लीजिए x एक्सिस को कट करती है, तो यह जो आपका पॉइंट है x एक्सिस पर यह इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, a हो गया +0 हो गया -0 हो गया इक्वल टू 7। तो a का वैल्यू हमारा 7 निकल गया। तो ये पॉइंट जो है आपका 7 0 0 हो गया। अब पूछता है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 7 हो जाएगा।
तो ये इंटरसेप्ट, हालांकि यह पॉइंट का कोऑर्डिनेट 700 होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आपका 7 हो जाएगा। तो हम बी में देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 86। तो 86 में क्या है कि यह जो आपका प्लेन है और पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पर इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो, जो कि नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हम लोग क्या मिलता है, हमको 1, 2 और 3 मिलता है। यहाँ ध्यान दीजिए, x का कोफिशिएंट, वो फिर y का कोफिशिएंट, फिर z का कोफिशिएंट, ये आपका क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। तो ये आपका एक प्लेन हो गया, और इसके नॉर्मल जो होगा तो उसी नॉर्मल का जो है ये आपका डायरेक्शन रेशियो होगा। अब देखिए कि ये लाइन है, और ये लाइन जो है आपका जिस तरह से भी हो, इस तरह से लाइन है, और ये लाइन आपका क्या है, इस प्लेन के आपका पैरेलल है, ये प्लेन के पैरेलल है। अब इसका जो डायरेक्शन रेशियो होता है ये आपका ABC दिया गया है, नीचे से हम लोग लेते हैं ABC। अब देखिए ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो कुछ भी है और इसका जो नॉर्मल है, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जबकि ये लाइन और प्लेन आपका क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसलिए इस दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर होना चाहिए। 1 इंटू ए, 1 इंटू ए, 2 इंटू बी, 2 इंटू बी, 3 इंटू सी, 3 इंटू सी जो है 0 के बराबर होना चाहिए। ये आप लोगों को ऑलरेडी बताया गया है ना। अगर आप पूरा चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सारे वीडियो अवेलेबल है आपके लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दो तल है आपका परस्पर लंब है, यानी कि दो तल जो है आपका परस्पर लंब है, इस तरह से आपका लंब है दो तल। अब ये लंब है तो क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल, दोनों का नॉर्मल भी लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो जो है A1, B1 और C1, और इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो A2, B2 और C2। अब इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 जो है 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको B में देखने को मिल रहा है, तो B हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। तो क्वेश्चन नंबर 88 में हमारा देखिए दिया गया है क्या, कि ये आपका डॉट प्रोडक्ट दिया गया है। डॉट प्रोडक्ट तो हमको लगता है आप लोगों को ठीक से मालूम होगा ही। इसका जो x कंपोनेंट है 1 है, इसका x कंपोनेंट 2 है, तो 1 इंटू 2 करेंगे। अब फिर यहाँ पर 1 है और इसका कंपोनेंट y कंपोनेंट 5 है, और इसमें z कंपोनेंट 1 है और यहाँ z कंपोनेंट 10 है। तो 2 प्लस 5 प्लस आपका 10 आता है, जो कि आपका 17 हो जाएगा। तो 17 हमको यहाँ पर C में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपको प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम दिया गया है। PA PB आपको मालूम है, PA इंटरसेक्शन B मालूम है। यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, अब बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा। यही फॉर्मूला होता है। B आपका जो चीज़ दिया गया है वो नीचे में आ जाता है। अब यहाँ पर A इंटरसेक्शन B जो है आपका 4/7 है, तो 4/7 लिख दीजिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है ये आपका 6/7 है, तो 6/7 हो गया। यहाँ 7 7 कट गया और यहाँ आपका 4/6 आ गया, जिसको हम लोग 2/3 लिख सकते हैं। तो 2/3 हमको कहाँ मिल रहा है, B में देखने को मिल रहा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 89 का जो आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 90 में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B दिया गया है। तो इस तरह का यह प्रॉब्लम जो है बड़ी आसान है आपका। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होता है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B को लेफ्ट साइड में ले आइए
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी राइट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी ही निकालना है, तो क्या करेंगे, ये आपका इस तरह का फॉर्मूला आप क्लास 11 में सेट थ्योरी में पढ़े होंगे। अब पी ए का वैल्यू जो है आपका 2/7 हो गया, अब पी बी का वैल्यू जो है 4/7 हो गया, और ए यूनियन बी के लिए हम 5/7 करेंगे। तो यहाँ पर यह सॉल्व होने के बाद 1/7 आ जाएगा। तो 1/7 जो है हमको कहाँ मिल रहा है, ए में मिल रहा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 91। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि ये जो है स्वतंत्र घटना ए और बी, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट पी ए और पी बी दिया गया है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको। तो आपको याद होगा कि पी अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो हमको पी ए क्रॉस पी बी, यानी कि पी ए इंटू पी बी हम लोग लिखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। तो सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.7 है और इसको 0.6 कर दीजिए, 6×7 = 42, यानी कि 0.42 आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर डी में हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। तो यहाँ पर सहखंडन आव्यूह, मतलब कि इस ये जो आपका मैट्रिक्स है, चलिए इसको हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स, इसका जो है एडजॉइंट आपको निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसपोज लेते हैं कोफैक्टर ऑफ किसका, इसका। तो यहाँ 2 का कोफैक्टर, तो 2 का कोफैक्टर जो है यहाँ पर हो जाएगा 4, रो और कॉलम हट जाएगा। 25 का कोफैक्टर जो है 1 हो जाएगा, जो कि -1 आएगा, साइन तो हम लेते ही हैं। अब फिर 1 का कोफैक्टर जिसका इस पोजीशन का साइन जो होता है माइनस होता है, तो -25 हो गया। और 4 का कोफैक्टर जो है आपका हो गया, 4 का रो कॉलम हटने के बाद ये 2 आता है। अब इसका ट्रांसपोज आपको निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालते हैं। तो यहाँ 4 अब -1 हो गया, अब -25 और ये आपका 2 हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि कहाँ है ये ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं। तो यहाँ पर हम नॉन ऑफ डीज एक ऑप्शन दिया गया है, नॉन ऑफ डीज में करेक्ट आंसर लगा देंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। तो किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आपको दिया गया है, तो देन वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन जो होता है आपका, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन जो होता है, जैसे कॉस अल्फा लिखते हैं, ये आपका क्या होता है x/√x² + y² + z² लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है 1/√26 है, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका 1/√, ये 1 का स्क्वायर है, अब फिर 3 का स्क्वायर है, अब प्लस यहाँ x का स्क्वायर है। और इसके बाद कॉस बीटा, कॉस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो 3/√26 आया हुआ है, इसका मतलब हो गया कि यह y/√1² + 3² + x का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर ज़रा सा सोचिए, इसके नीचे में ये चीज़ जो है आपका 4/√26 है, यानी कि इसको जो है √26 के बराबर होना चाहिए। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, अब फिर यहाँ x का स्क्वायर जो है हमको निकालना है, और ये जो है 26 के बराबर होना चाहिए। तो x² जो है 26 - 10 हो गया, जो कि आपका 16 निकलता है, यानी कि x का जो वैल्यू है +-4 निकलता है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि इस तरह का ऑप्शन हमको किस में दिया गया है, x का वैल्यू 4। तो x का वैल्यू 4 हमको b में मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हम b को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 94। तो 94 में जो है ये यूनिट वेक्टर है, क्या है भैया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कितना भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यूनिट वेक्टर ही आएगा। यूनिट वेक्टर को 3 बार भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह भी आपका यूनिट वेक्टर ही आएगा। हालांकि नाम खाली चेंज कर दिया है, नाम इसका ए रख दिया है।
तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ ए ही हो जाएगा, है ना। यानी कि यूनिट वेक्टर का कितना भी प्रोडक्ट ले लें हम, ए ही आएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 95। तो क्वेश्चन नंबर 95 में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन दिया गया है ना। द ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस 7b। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 आपको दिया गया है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यह आपका 0 है। तो सबसे पहले 2 ऑपरेशन 3 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 ऑपरेशन 3 हो तो 2 प्लस 7 इंटू 3 हम लोग इसको लिखेंगे। तो को हम लोग लिख सकते हैं 1 ऑपरेशन, यहाँ पर 2 हो गया और यह आपका 7 3 जा 21 हो गया। तो 1 ऑपरेशन यह 21 प्लस 2 आपका 23 हो जाता है। अब फिर से यह डिफाइन है आपका a प्लस 7b के रूप में। तो a के जगह पे 1 प्लस 7 इंटू यह आपका 23 हो जाएगा। 7 या 21, 7 दूना 14, 15 16 प्लस 1, तो यह a 162 आपका आता है। तो 162 जो है हम लोग देख रहे हैं कहाँ पे है, बी में है। तो इस तरह से बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 96 में हम देख रहे हैं क्या कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन फ्रॉम इतना एंड इतना। तो इसमें और इसमें हमारा कितना रिलेशन बन जाएगा। यह जो सेट ए है तो सबसे पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो ए में जो है आपका कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हैं, और बी में जो है 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। तो यह टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया 15। अब नंबर ऑफ रिलेशन हम लोग को निकालने के लिए आपको याद होगा कि यह 2 पर पावर क्या कर दीजिए, 15 कर दीजिए। तो यही आपका नंबर ऑफ रिलेशन हो गया। तो यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम इतना टू इतना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये फंक्शन आपको बनाना है। तो फंक्शन में क्या होता है, याद कीजिए, डेफिनेशन कहता है कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइन होता है सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी। ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बी में हो, यानी कि ए का जो है 0 1 और 2 ये तीनों एलिमेंट तो मौजूद रहेगा ही। अब देखिए 0 का कनेक्शन जो है आपका, इसमें कितने तरीके से किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि यह 0 के साथ जो है 3b 4b 5b 6b 7b और 8b कुछ भी आ सकता है। तो 6 में से कोई एक एलिमेंट आ सकता है कि नहीं। और उसके बाद 1 के साथ यह 6 में से कितने एलिमेंट कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें भी 1 के साथ कनेक्शन 6 तरीके से हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कि अगर मान लीजिए 0 का इमेज आपका 3 बनता है तो 1 का भी इमेज आपका 3 बन सकता है, 1 के लिए भी यह यूनिक हो गया। 2 का भी इमेज आपका 3 बन सकता है, 2 के लिए भी 3 यूनिक हो गया। तो हर एक जगह 6 तरीके हमको मिलते हैं। हर एक का कनेक्शन जो है, हर एक का इमेज जो है 6 तरीके से बन सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ वेज आपको निकालने हैं। तो 6 इंटू 6 कर देंगे, जो कि आपका 216 होता है तीनों को मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 98 में यह आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सिंपल है भैया, इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड, इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब dx का इंटीग्रेशन 2x हो गया और इसका इंटीग्रेशन y हो गया, इक्वल टू आप k लिख दीजिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू k। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू k हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके बाद 99 में k डॉट k जो कि 1 होता है, वेरी सिंपल। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ j क्रॉस k है, तो यहाँ पर याद कीजिए, या तो इसको आप i j और k इस तरह से लिख सकते हैं।
तो जे के बाद के, तो फिर उसके बाद आई। तो यहाँ अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में आते हैं तो ये प्लस में आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस आई, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेंचुरी लग गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इस 2 वीडियो के माध्यम से। अब जो है हम लोग अगले वीडियो में सेक्शन बी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह फ़ायदा पहुंचा रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस पर आप निश्चिंत रहिए कि मैथमेटिक्स की पढ़ाई होती रहेगी। और मैथमेटिक्स का RS अग्रवाल बुक से टोटल कोर्स कंप्लीट कर दिया गया है। आप चाहे तो घर बैठे कोर्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्लास 11-12 के बुक RS अग्रवाल को भी बना सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।